तो लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। अरविंद गिरी के निधन से खाली हुई सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने प्रचार के दौरान पूरी ताकत झोंक दी थी और इस सीट पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन से रिक्त हुई उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव जारी है। सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच है। भाजपा ने अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी और सपा ने पूर्व विधायक विनय गिरी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस और बसपा ने यहां से अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट उपचुनाव में कुल 3,91,000 मतदाता हैं। इनमें से 2,06,000 पुरुष, 1,85,000 महिलाएं तथा 25 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। चुनाव में कुल 7 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल 441 मतदेय स्थल तथा 222 मतदान केंद्र हैं। उपचुनाव में भाजपा सपा सहित कुल 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। आयोग ने चुनाव के लिए एक सामान्य प्रेक्षक और एक व्यय प्रेक्षक तैनात किया है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर जबरदस्त प्रचार अभियान चला था, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। अब 6 नवंबर को मतगणना के साथ साफ हो जाएगा कि जनता जनार्दन किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है और आपको ये बता दें कि इस बीच खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपने आप को प्रबल दावेदार मान रही है और अपनी जीत सुनिश्चित मान रही है इस सीट पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां इस सीट पर पहले ही जीत दर्ज कर चुकी थी और अब बीजेपी के विधायक के निधन के बाद इस बार ये उपचुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित मान रही है। तो भाजपा से अमन गिरी हैं तो विनय तिवारी हैं समाजवादी पार्टी से और दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि इस बीच ये भी माना जा रहा है कि बाकी जो राजनीतिक दल इस चुनावी मैदान में है उनका शायद ही कुछ यहां भला हो सके, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। कपिल श्रीवास्तव है समाजवादी पार्टी से। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका। अवधेश उपाध्याय है भारतीय जनता पार्टी से। अवधेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ हैं इस चर्चा में। निरंजन पोद्दार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, कैसे मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी गोला गोकर्णनाथ को जीत रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी इसलिए भी जीत रही है कि समाजवादी पार्टी के समय में जो किए गए कार्य थे उसके बाद लखीमपुर के किसी भी क्षेत्र में व्यापक रूप से कोई काम नहीं है। साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी इनकी 6 वर्षों की है जो जनता के सामने। साथ ही साथ जो इनके अजय मिश्रा टेनी साहब है, उनके उकसावे पे उनके पुत्र ने जो किसानों पर अपनी थार गाड़ी चढ़ा करके उनकी हत्या की, वो आपके सामने है। जो उस समय योगी सरकार ने किसानों से वादा किया था, मृतक परिवारों से वादा किया था, कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। किसान के सामने भी ये बातें हैं। और देखिए, समाजवादी पार्टी के जो तिवारी जी हैं वो पूर्व में 2012 में वहां विधायक रह चुके। गिरी साहब का, जहां तक स्वर्गीय गिरी साहब का सवाल था, 2 बार वो हमारी समाजवादी पार्टी से ही विधायक बने। और आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कि परिवारवाद के विरुद्ध में काम करती है, आज आस्था परवान चढ़ाने के लिए परिवारवाद कर रही है कि नहीं कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी इसको परिवारवाद नहीं मानती।
लेकिन बावजूद इसके मैं आपको कह रहा हूं कि जो ये खुद कट जलील देते हैं उसके अगेंस्ट करते हैं, तो जनता के सामने ये भी है कि चौकी पे और चौके पे और कौन है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नए प्रत्याशी है, आस्था की वजह से, उनके पिताजी की वजह से लोगों की आस्था खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। तो अभी तो उनके सामने, लेकिन कपिल जी यही सारे मुद्दे आपके विधानसभा चुनाव में भी थे और इन्हीं मुद्दों पर आप लोग मैदान में भी थे, तब नहीं समझा पाए थे जनता को? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है, जिस समय हम चुनाव मैदान में थे उस समय इन्होंने जनता से वहां विश्वास दिलाया था कि हम आपका विकास करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे। इन्होंने कहा था जो किसान मारे गए हैं, जिनकी हत्याएं हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है, उनको मुआवजा मिलेगा, सरकारी नौकरियां उनके परिवार में जाएंगी। कुछ भी तो नहीं हुआ। तो वो तो उस समय की बात थी और आज बीते हुए 8-9 महीने हो रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा ना किसानों को। जो गन्ना किसान था उनके मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, वो सारी चीजें आपके सामने खड़ी हैं। जहां तक रह गई बात इनके शासन और प्रशासन की, आपने देखा कि जिस तरीके से नोटिस जारी की गई एक विशेष जाति और धर्म के लोगों को जो सरकारी कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, 6 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें कुछ भला नहीं हो पाया, इसलिए हम जीत रहे हैं। देखिए सुनील जी, सपना देखना दिन में कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो ये कहूंगा जो आज उत्तर प्रदेश की 139वीं विधानसभा गोला गोकर्णनाथ में जो 441 बूथों पर उपचुनाव की वोटिंग हो रही है, मैं उस विधानसभा के सभी जनता से ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि सभी जाकर अपना मतदान करें, अब स्वयं करें, औरों को भी कराएं। अब रही बात कपिल जी की, कपिल जी बात कह रहे हैं कि सपा ने बहुत कार्य किया था, वाह वाह वाह, बहुत बड़े काम किया था, इसीलिए तो वो हर बार हार रहे थे विनय तिवारी। यदि एक भी अच्छा काम समाजवादी पार्टी के नेता ने वहां गोला विधानसभा में किया होता तो कम से कम गोला विधानसभा की जनता एक बार तो मौका देती। दूसरी बात ये कह रहे किसानों की अभी बात करी, देखिए पहले क्या था, समाजवादी पार्टी की सरकारों में क्या था कि 2-2 साल तक गन्ने का भुगतान नहीं हुआ करता था। आज की तारीख में भुगतान समय से हो रहा है। और दूसरी बात, तीसरी बात मैं बताऊं आपको, ये जो बात कर रहे हैं विकास की, पहले कौन सा विकास था? पहले विकास ये होता था, कोई लाला अगर दुकान बंद करके जा रहा है तो उसका थैला छीन लिया जाता था, बहन बेटी के साथ छेड़खानी होती थी, छीना झपटी होती थी, लूट खसोट होती थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं है और हर कोई यही चाहता है कि ऐसा ही हमारा उत्तर प्रदेश बना रहे, उत्तम प्रदेश। इसीलिए देखिए जो उपचुनाव हो रहा है अरविंद गिरी जी की जगह, अरविंद गिरी जी को वहां की जनता पसंद करती है, उन पर विश्वास करती है और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में जो इसका रिजल्ट आएगा उपचुनाव का, उसमें भी जो रिजल्ट होगा पॉजिटिव होगा। जनता विकास के साथ है, ठीक है अवधेश जी, ढोंगियों के साथ नहीं है। ठीक है, ठीक है अवधेश उपाध्याय जी, ठीक है आपकी बात है। निरंजन पोद्दार जी, 2 चीजें हैं। एक तो ये माना जाता है कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ शायद उपचुनाव जाए, अधिकतर यही होता है कि जो सरकार सत्ता में रहती है उपचुनाव वो फतेह कर ही लेती है। दूसरा ये कि क्या यहाँ पर सिंपैथी वोट मिलेगा अमन गिरी को, अरविंद गिरी की तरह उनकी जगह? देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से आपने दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और इन्हीं चीजों के अंदर मैं कुछ और चीज जोड़ना चाहता हूं कि देखिए जब एक राज्य का चुनाव हो रहा होता है, विधानसभा का चुनाव हो रहा होता है, उस टाइम मतदाता के अंदर एक संदेह होता है, पता नहीं कौन सी सरकार बनेगी, किसको वोट दिया जाए नहीं दिया जाए। लेकिन उपचुनाव के अंदर सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस चीज का कि अगर ये सीट हारते हैं या जीतते, इसके ऊपर सरकार की स्थिरता पे या सरकार की बहुमत के ऊपर कोई प्रभाव पड़े, ऐसा नहीं है। और कोई भी आज जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि कोई भी लोग इस चीज को समझते हैं कि अगर सत्तारूढ़ दल का विधायक अगर हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि होगा तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में आशा के अनुरूप कार्य होंगे, जनता की सेवा होगी और लोगों का भला होगा कहीं ना कहीं। और अगर विपक्ष का कोई प्रतिनिधि अगर यहाँ का विधायक चुन के चला गया तो कहीं ना कहीं वो जो उसकी आशा की जो उम्मीदें हैं जनता की, वो उम्मीदें शायद पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उसके पास एक बहाना और होगा कि भाई हमारी सरकार नहीं है, सरकार हमारी नहीं सुनती। तो इस चीज को लेकर के जनता इस चीज को समझती है कि भाई सत्तारूढ़ जो दल है उसी के विधायक को हम यहाँ से चुन करके अपना प्रतिनिधि बना करके भेजे, पहली बात।
और देखिए सहानुभूति निश्चित रूप से, अभी जैसे कपीश जी भी कह रहे थे कि इनके जो पिताजी जो थे, अमन गिरी जी के जो पिताजी थे, अरविंद गिरी जी जो थे, वो पहले समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी चुन करके आए हुए हैं और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतते रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक राजनीतिक परिवार है और इनका वहां पे कहीं ना कहीं जनता के बीच में इनकी एक पकड़ रही है। इसी वजह से कोई आदमी बार बार चुनाव जीतता है और अगर उसी परिवार का कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए उपचुनाव, उनकी मृत्यु की वजह से उपचुनाव हो रहा है और वहां उसी परिवार का व्यक्ति चुनाव में खड़ा है, तो सहानुभूति इस चीज के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर होती है सुनील जी। और मेरे हिसाब से चुनाव बहुत आसान हो जाता है ऐसी स्थिति में। ठीक, कपिल श्रीवास्तव जी, ईवीएम वीवीएम सब चेक कर लिए थे महाराज, कहीं ऐसा ना हो फिर आप लोग ये कहो कि ईवीएम ने धोखा दे दिया। शासन प्रशासन को सब ठीक कर लिए अपने कार्यकर्ता और बाकी व्यवस्था लगा के, ऐसा तो नहीं है? आप लोग जो कहते हो कि भैया लो ये तो इन्होंने दबाव में डाल दिया शासन प्रशासन को, देख लो कहीं लिस्ट विस्ट में नाम वाम तो नहीं कटे। देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है, अभी आपने देखा कि एक नोटिस जारी की गई थी और उसको इन लोगों ने वापस लिया, तो ऐसे ही तो नहीं हुआ वापस। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि जब इस देश के 21 राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस भी शामिल है उसको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, और ईवीएम पे भरोसा इसलिए भी नहीं है कि इनके जीवीएल नरसिम्हा राव कांग्रेस को मतलब कांग्रेस ने तो बिल्कुल अब आप बीच में वाला फैसला कर दिया था जब भाजपा ने सवाल उठाए थे तब। नहीं, आने दीजिए, क्यों घबरा रहे हैं, आने दीजिए। मैं एक बात कह रहा हूँ, जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी जिसको आडवाणी जी ने जो है वो उसका टीका काटा आपके सामने। उस समय वो हैकिंग पे कैसे थी किताब, जब यूपीए की सरकार चल रही थी। और ये जो बनारस के अंदर हम लोगों ने 3 ट्रक ईवीएम पकड़ी थी एक दिन पहले, उस पर जो कार्रवाई हुई उससे अच्छा 12 में भी तो आप इसी से जीते थे दादा, सुने इसी ईवीएम से जीते थे आप लोग। अंदर विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के गाड़ी से ईवीएम बरामद हुई थी, उस पर कार्रवाई का क्या हुआ पूछिए ना आयोग से। तो कपिल श्रीवास्तव तो तथ्यात्मक चीजें लेके बैठे, हाई कोर्ट में आज भी चल रही है कि 20 लाख ईवीएम मिसिंग है, तो क्यों नहीं प्रश्न खड़ा होगा, सरकार ने बरामद क्यों नहीं किया आज तक। तो सबसे बड़ी चीज है जिससे लोकतंत्र खड़ा होता हो, अगर लोकतंत्र में ईवीएम मायने रखती है तो ईवीएम की सुरक्षा भी मायने में रखती है, लेकिन पारदर्शिता नहीं। चोर न जानेगा कि चोरी किसके घर में करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है, ये तो वो डिसाइड करेगा। अच्छा, पंजाब चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी अब इस मामले में थोड़ी ठंडी पड़ गई है, उन्होंने कहा नहीं अब ईवीएम ठीक हो गई है, अब बेवफा नहीं रही है ईवीएम। नहीं, बेवफा है। वहां पे 2 सीटें भी निकालने की बुकत जिसमें ना हो, आप पूरी की पूरी ईवीएम थोड़ी बदल देते। 20 से 30% का आप मत इधर से उधर करते, जहां 90% मत का अभाव हो वहां भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिता ले जाए। तो देखिए वहां पर वो चोरी करते हैं जहां इनको प्रशासन का कोई दबाव तो नहीं है, 10-15 हजार मत जो है ऊपर नीचे कर देने पे जहां पर रिजल्ट बदल जाए। ठीक है, आप खुद देखिए ना 2022 का इलेक्शन, केवल 210 सीटें ऐसी थी जो समाजवादी पार्टी ने 1000 वोटों से हारी। कपिल जी, कोई प्रशासन का कोई दबाव, प्रशासनिक कोई दबाव आपके कार्यकर्ताओं पर? कह रहा हूँ मैं आज भी कह रहा हूं कि जब आप रेड कार्ड नोटिस हमारे कार्यकर्ताओं को बांटोगे, हमारे नेताओं को बांटोगे और वहीं अपने नेताओं को नहीं बांटोगे, ताकि हम उसमें ना फील्ड में निकल सके, हम अपने लोगों को फील्ड तक ना ले जा सके, आप पुलिस का पहरा लगा दोगे, लाठी फटकोगे तो क्या होगा। और अभी आने दीजिए, अभी बवालियों को तो रोका जाएगा, ऐसा नहीं है जो आप ये कह दो कि नहीं ये हमारे ही सब कार्यकर्ता है, जो बवाली है बवाल विघ्न डालेंगे व्यवस्था में, उनको तो रोका जाएगा। तो एक बात कह रहा हूं कि अगर विघ्न डाल रहे हैं तो आप दिखाइए ना कि 200 मीटर के आगे, वहां तो भाजपा के नेता 200 मीटर के अंदर दिखाई देते हैं। अच्छा ठीक, अवधेश उपाध्याय ना, इनके पाठक जी को भाई ये तीनों बाण जो है अभी भी तर्कश में है। अवधेश उपाध्याय तैयार हो जाओ भैया जवाब देने के लिए। उन्होंने कहा देखो ईवीएम पर आज भी भरोसा नहीं, बेशक चुनाव हो रहा। दूसरा, आप लोग वहां पर रोक रहे हो समाजवादी पार्टी के लोगों को। अच्छा एक सवाल का जवाब और दे दो कपिल जी, फिर अवधेश जी के पास जाऊंगा। लिस्ट में नाम वाम तो नहीं कटे? भाई मैं तो ये बात साफ आपको कह रहा हूँ, ये तो वहां के जिला हमारी जो टीम है उन्हें मैं पहले ही लिख करके दिया हुआ कि यहाँ पर मतदान
मतदाता सूची में भी हेरफेर की गई। लो इसमें ठीक कौन सी बड़ी बात है? ठीक ठीक अवधेश उपाध्याय जवाब दो भैया, काहे इतना अत्याचार कर रहे हो विपक्ष पर आप लोग? बकायदा प्रूफ लेकर के जा रहे हैं। अवधेश उपाध्याय जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है भैया, आ रही है, अवधेश जी आ रही है। और आज तक उसका रिजल्ट चुप करिए तब मैं बोलूं फिर। ना आप बोलो महाराज, आप बोलो। देखिए सुनील जी, ऐसा है जैसे कपिल जी कह रहे हैं, कपिल जी इस समय जो है जिस पार्टी से हैं वो पार्टी के आला कमान तक सब बौखलाए हुए हैं। वो बौखलाए हुए क्यों है मैं बता दूं आपको। जो बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता बढ़ रही है उसकी वजह से ये बौखलाहट इनके चेहरे पर नजर आ रही है। और ये जो कह रहे हैं ईवीएम की, आपने बात छेड़ दी, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए ये वो लोग हैं जब इनकी सरकारें थी तब ये जो बूथ कैप्चरिंग करवाते थे तब इन्हें कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये खुद एक जब चोर कोई दूसरे को देखता है तो दूसरा भी उसे चोर ही नजर आता है। हमेशा ऐसी बात करेंगे, इन्हें पता है कि हाँ तो निश्चित है अल्ट्रा को मुद्दा तो बचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको पूरी तरह नकार दिया है। अब ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, कभी कहते हैं ईवीएम खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी तरह से चुनाव हो रहा है, पूरी मतलब पूरी तरह सबके सामने है। और ये बौखलाहट भी इसीलिए है जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है उसकी वजह से, क्योंकि गुंडागर्दी थी वो खत्म हो चुकी है, जो उन्होंने अपराधीकरण बढ़ाया था वो खत्म हो चुका है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश पूरी तरह से भय मुक्त है। किसी को किसी तरह का कोई डर नहीं है कि मेरा कोई मुझसे कोई छीना झपटी करेगा, मेरी कोई जेब काटेगा, मुझे कोई दिन दहाड़े गोली मारेगा, ऐसा किसी तरह का जो बात जो अवधेश उपाध्याय आप देखिए और लोग दूसरे अपराध होते तो अवधेश उपाध्याय वो आज की तारीख में जीरो। जो कपिल श्रीवास्तव ने बात उठाई, उन्होंने कहा कि किसान जो है खासे नाराज हैं उधर, उसका प्रभाव मानते हो आप लोग? उसका मुआवजा अब तक क्यों नहीं दिया? हथियारों की पार्टी है, हथियारों को अपने साथ लगती है, ये मुआवजा क्यों नहीं दी? सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी आज तक उनको? मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। देखिए किसान की यदि बात करें तो किसान और जवान दोनों ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। और दर्शकों को दोनों ही, चाहे किसान हो या जवान हो, इसीलिए हत्या करवाते हैं किसानों की। एक समय ये था सुनील जी, मैंने आपके चैनल पे पहले ही बोला है कि किसान इतना परेशान हुआ करता था, की हत्या इसीलिए भुगतान नहीं हुआ करता था, उनका भुगतान नहीं हुआ करता था, 2-2 साल तक पेंडिंग रहता था। आज की तारीख में भुगतान तुरंत हो रहा है। ठीक है कपिल जी, बीच में नहीं, ऐसे ऐसे रुक जाओ कपिल जी, चार की हत्याएं क्यों की गई? रुक जाओ किसानों की हत्या क्यों खबर के दर्शक देख रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। देखिए 2022 का चुनाव जो हुआ था गोला, एक भी तथ्य से उत्तर नहीं आ रहा। बता रहा हूँ जो पूरा जो वोटिंग हुई थी उसमें क्या हास्यास्पद है। ये लगाइए आप कि जो अरविंद गिरी जी थे उनको मिले थे 1,26,534 वोट। गोला की बात बता रहा हूँ मैं अभी। और इनके जो विनय तिवारी की तारीफ करेंगे सपा की बार बार, इनके प्रत्याशी को मिले थे 97,000। अगर इतने ही अच्छी छवि थी समाजवादी पार्टी की गोला विधानसभा में तो भाई जिता लेते उनको तुम। ठीक ठीक, अब वो कैसे जीतते हैं? कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं आप लोग प्रशासन को अपने इशारों पर नचा रहे हो। विकास करता है और मैं तो बात कह रहा हूँ कि अरविंद जी पहले 2 बार से हमारे निरंजन पोद्दार जी, इन तर्कों से या इस तरीके की बातों से क्या पार्टी के कार्यकर्ता का कोई मनोबल बढ़ेगा या वोटर आपकी तरफ प्रभावित होगा? ये बातें कितनी तर्कसंगत लगती हैं कि ये कह दिया जाए कि यहाँ प्रशासन जो है सरकार के दबाव में काम कर रहा है या ईवीएम बेवफा हो रही है? ये सब बातें क्या लगता नहीं कि अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता को और कमजोर करने का काम करती हैं? देखिए सुनील जी, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, इसके अंदर केवल आपके कार्यकर्ता या एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं है। इससे कहीं ना कहीं जनता के मन में एक भ्रम की उत्पत्ति होती है। और मेरा ये मानना है कि जितना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है उतनी ही विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था और हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा चुनावी जो ढांचा है, जो लोकतांत्रिक ढांचा है, इसके ऊपर भरोसा जिम्मेदारी बनती है। जब 21 दल नहीं मानते हैं तो केवल एक भारतीय जनता पार्टी के मान लेने से चलेगा? रुक जाओ, उस समय आप लोग समर्थन कर रहे थे। कपिल भैया सुन लो, जिस समय कपिल श्रीवास्तव सुन लो, पहले जिस समय भाजपा ने इस ईवीएम को लेकर सवाल उठाया था सदन में, विपक्ष में बीजेपी ने, उस समय आप लोग पिछले दरवाजे से जो समर्थन दे रहे थे ना यूपीए को, तो आप लोगों ने कहा नहीं ईवीएम बहुत बढ़िया है।
बिल्कुल ठीक है, नहीं कहा। तब आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया था कपिश भैया, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। निरंजन जी, आज आपको 21 दल दिख रहे हैं। कपिश भाई रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ दादा, रुक जाओ। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए जी, ऐसा है सुनील जी, 21 दलों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, लेकिन वो 21 दल चुनाव में जाएंगे ये जानते बूझते कि भाई ईवीएम जो है वो प्रभावित की जा सकती है, ईवीएम सेट है, ईवीएम हैक हो जाएगी, हमारी हार निश्चित है, उसके बावजूद भी वो चुनाव में जाएंगे। यार कौन सी मजाक वाली बात कर रहे हैं, कम से कम मजाक करते टाइम आदमी मुस्कुराता है। सुनील जी, आजकल ये पता नहीं कैसी संस्कृति हो गई है कि बिना मुस्कुराए मजाक करते हैं ये लोग। जनता के सामने वाला कपिश जी रुक जाओ भाई, ऐसा नहीं है। क्या स्टाइल है ये कि मेरे को इस चीज का पता है कि मैच फिक्स है, उसके बावजूद भी मैं मैच खेलने जा रहा हूँ। अरे भाई वो 21 रुक जाओ कपिश भैया, रुक जाओ। 24 के चुनाव के अंदर नीतीश जी कह रहे हैं हम मोदी को हराएंगे, ममता बनर्जी कह रही है मोदी को हराएंगे, कांग्रेस कह रही है इस बार मोदी चला जाएगा, इस बार तमाम विपक्षी दल जो कह रहा है मोदी को हम हराएंगे। अरे भाई कैसे हराओगे, ईवीएम तो मोदी के पास ही है ना। तो दोनों में से एक बात करो, या तो ये कहो कि ईवीएम हैक है और मोदी जी जीतेंगे दोबारा से, और या ये कहो कि भाई अब हम हराएंगे और ईवीएम ठीक है, चुनाव निष्पक्ष होगा। ठीक, सुनील जी क्या कपिश श्रीवास्तव, आप मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस का सुनील जी एक बात, एक 10 सेकंड और सुनील जी 10 सेकंड और जी जी बोलिए। अब ये 2-4 दिन पहले एक डिबेट के अंदर कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा है कि मोदी सेंट्रल विस्टा के बारे में कि मोदी अपने लिए 22 करोड़ का महल बनवा रहा है। अरे मैंने उनको पूछा, मैं कहा भाई आपने पहली घोषणा कर दी कि जो सेंट्रल विस्टा जो नया लोकसभा भवन बनेगा उसके अंदर जिंदगी भर मोदी जी रहेंगे। इसका मतलब तो आपने इस बात की पहले ही घोषित रूप से आपने इस बात को साबित कर दिया। कपिश श्रीवास्तव रुक जाओ, कपिश श्रीवास्तव जी भाई, कपिश जी, कपिश जी, कपिश जी, अरे सवाल तो सुन लो दादा। कपिश श्रीवास्तव जी, निरंजन पोद्दार जी ने दोनों ही बातें कही। उन्होंने कहा जितनी जिम्मेदारी सत्ता दल की होती है उससे कहीं ज्यादा विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अच्छा संदेश देने के लिए। ठीक, अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो भाजपा की तरफ बोल रहे हैं, अरे ऐसा नहीं है। आपने जो अच्छे काम किए उसके लिए भी वो वरिष्ठ पत्रकार है, वो तर्क रख रहे हैं अपने, वो किसी पार्टी से थोड़ी नहीं है। बात आ गई कि ये कह रहे थे कि दोनों पक्ष की जिम्मेदारी होती है और विपक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी है, तो हम ही को सत्ता में बैठा दो ना अगर विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जब 21 दल, वो जनता तय करेगी दादा। कपिश भैया, वो जनता तय करेगी कि आपको सिंहासन पर बिठाना है या फिर अपना आचरण तो ऐसा दिखाइए विपक्ष में बिठाना, आपको सत्ता में बिठाए। भाई मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि निरंकार जी जैसे लोगों को निष्पक्षता साबित करनी चाहिए अपनी। ठीक, बहुत संक्षेप में अवधेश उपाध्याय, बहुत संक्षेप में। कि सरकार का दायित्व बड़ा होता है। मैं यही कहूँगा जी, आज ये बोल रहे हैं, ये बौखला रहे हैं, ये बौखलाहट यही दिखाती है कि इनका जो है पूरी तरह से जो राजनीतिक जमीन है समाजवादी पार्टी की वो खिसक चुकी है। जी देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है जब इनकी सरकार थी तब केवल एक विशेष समुदाय का विकास हुआ था और एक पर्टिकुलर जगह का विकास हुआ था। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक। आप देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश को। और इनकी जो सरकार थी केवल एक विशेष समुदाय का विकास हुआ था। कहते हैं ये लालच है, अरे भाई अगर काम तो करिए। हालांकि दोनों प्रत्याशी मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करके और अपने अपने लिए जीत का आशीर्वाद मांगकर वोट डालने भी पहुंचते हैं और जनता से अपील भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें। हिंदी खबर भी इस बात को कहता है कि गोला विधानसभा के जितने भी जो मतदाता हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने चहेते प्रत्याशी के लिए वोटिंग जरूर करें। साथ ही अब ये तय कर देगी जनता कि आखिरकार उनकी विधानसभा का कौन प्रतिनिधित्व करेगा, उनका विधायक कौन बनेगा, विनय तिवारी बनेंगे या फिर अमन गिरी बनेंगे। ये बड़ा दिलचस्प होगा। शाम 6 बजे तक उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बहुत शुक्रिया कपिश श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े, अवधेश उपाध्याय आप जुड़े, निरंजन जी आप जुड़े, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।